200 से ज्यादा सालों से एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स, थ्रिल सीकर्स अर्थ के आखिरी लैंडमास आइस कवर्ड एंटार्क्टिका को लेकर रोमांचित है। टेम्परेचर्स -80 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा, कई महीनों तक सूर्य नहीं निकलेगा या कई महीनों तक अस्त नहीं होगा। इतने हर्ष एनवायरनमेंट के बावजूद भी इंसान ने इसे खोजने के लिए कई प्रयास किए हैं। कभी मिथ माने जाने वाले इस कॉन्टिनेंट की खोज आखिर कैसे हुई, आइए इस वीडियो में देखें। अंटार्कटिका के आइसी शोर्स पर किसी के पहुंचने से पहले ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस के विचारों में एक विशाल सदर्न लैंडमास का सिद्धांत गहराई से समाहित हो चुका था। इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लैंड के रूप में जाना जाता था। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स पिथागोरास, एरिस्टोटल ने प्रस्तावित किया था कि नॉर्दर्न लैंडमास को बैलेंस करने के लिए एक बड़ा सदर्न लैंडमास आवश्यक है। ये अर्ली आइडियाज एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की तुलना में फिलोसॉफिकल रीजन पर अधिक आधारित थे, लेकिन यह सेंचुरीज तक कायम रहा। मिडिल एज और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान मैप्स में अक्सर इस इमेजिनरी कॉन्टिनेंट को दर्शाया जाता था। उस समय के मैप्स, जैसे कि टोलेमी और मर्काटर द्वारा बनाए गए मैप्स में टेरा ऑस्ट्रेलिस को पृथ्वी के निचले भाग में फैली एक विशाल, मिस्टीरियस भूमि के रूप में दिखाया गया था। हालांकि वास्तव में किसी ने भी इस भूमि को नहीं देखा था, यह पूरी तरह से काल्पनिक था। टेरा ऑस्ट्रेलिस में बिलीफ मिथ, जियोग्राफी और वर्ल्ड सिमेट्री के मिश्रण से प्रभावित था। एक्सप्लोरर्स और मैप मेकर्स इस आइडिया पर अड़े रहे कि ऐसी भूमि अवश्य ही मौजूद होगी, भले ही किसी ने उस भूमि को देखा न हो। इस अननोन सदर्न रीजन की खोज करना एज ऑफ डिस्कवरी की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक बन गया। 16th-17th सेंचुरीज में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने टेरा ऑस्ट्रेलिस के रहस्यों की खोज की मिस्ट्री में दक्षिण की ट्रैवलिंग शुरू की। फर्डिनेंड मैगेलन ने 1520 में पहली वॉयजेस में से एक का लीड किया। मैजेलन्स एक्सपीडिशन उस स्ट्रेट से गुजरने वाला पहला अभियान था जिसे अब उनके नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, जो साउथ अमेरिका के सदर्न टिप पर स्थित है। हालांकि मैगेलन के मिशन ने अंटार्कटिका का खुलासा नहीं किया, लेकिन इसने एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया और फ्यूचर एक्सपीडिशंस के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अगली सेंचुरी में सर फ्रांसिस ड्रेक और एबेल तस्मान सहित कई एक्सप्लोरर्स ने टेरा ऑस्ट्रेलिस की खोज की। विशाल, खतरनाक ओशियंस और अनदेखी भूमि का सामना करने के बावजूद सदर्न कॉन्टिनेंट अप्राप्य रहा। 18th सेंचुरी के अंत तक एक्सट्रीम साउथ की खोज करने की पहलों ने गति नहीं पकड़ी। हालांकि एक एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैप्टन जेम्स कुक 1772 में सदर्न हेमिस्फेयर के लिए एक एक्सपीडिशन पर निकले। कुक 2 शिप्स, रेजोल्यूशन और एडवेंचर के साथ विशाल सदर्न कॉन्टिनेंट के एविडेंस की तलाश में रवाना हुए। कुक ने 3 साल में दुनिया भर की यात्रा की, अंटार्कटिक सर्कल को एक बार नहीं 2 बार क्रॉस किया। उन्होंने और उनकी टीम ने सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना किया, जिसमें कड़ाके की ठंड, तेज तूफान और खतरनाक आइस फील्ड्स शामिल थे। 17 जनवरी 1773 को कुक अंटार्कटिक सर्कल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। हालांकि उन्होंने वास्तव में अंटार्कटिका को कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने प्राचीन मानचित्रों में बताए गए आकार के अनुसार सदर्न कॉन्टिनेंट के अस्तित्व को सही साबित कर दिया। कुक ऑब्जर्वेशन ने भविष्य के अन्वेषण के लिए आधार तैयार किया और उनकी यात्राओं ने टेरा ऑस्ट्रेलिस की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। कुक्स एक्सपीडिशंस के बाद विशाल सदर्न कॉन्टिनेंट का विचार कम काल्पनिक हो गया तथा 19th सेंचुरी के प्रारंभ में अंटार्कटिक अन्वेषण में पुनः रुचि पैदा हुई। अंटार्कटिका के पहले देखे जाने की पुष्टि के बारे में विवाद है, क्योंकि 1820 में 3 दलों ने इसके बारे में दावा किया था, सभी ने एक दूसरे के कुछ ही दिनों के भीतर। इन अभियानों का नेतृत्व 3 लोगों ने किया, अमेरिकन सील हंटर नाथनिएल पाल्मर, ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर एडवर्ड ब्रांसफील्ड एंड रशियन नेवल ऑफिसर फैबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशॉजन। ऐसा कहा जाता है कि बे एक्सपीडिशन ने 27 जनवरी 1820 को फिम्बुल आइस शेल्फ को देखा था। अंटार्कटिक मेनलैंड का सबसे उत्तरी भाग, ट्रिनिटी पेनिनसुला, ब्रांसफील्ड को सिर्फ 3 दिन बाद, जनवरी 30, 1820 को दिखाई दिया था। पामर ने भी लगभग उसी समय अंटार्कटिका को देखने का दावा किया था। हालांकि सटीक विवरण पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन इन 3 लोगों को कॉन्टिनेंट पर नजर डालने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है, जिससे अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत हुई। अंटार्कटिका को देखने के बाद इसके कोस्टलाइन का मैप बनाने और एक्सप्लोर करने की सीरियस रेस शुरू हो गई। लेकिन 19th सेंचुरी में सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट का पता लगाने के लिए कई एक्सप्लोरेशंस किए गए। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस, जो 1839 में एरिबस, टेरर जहाजों पर सवार होकर अपने अंटार्कटिक एक्सपीडिशन पर निकले थे। जनवरी 1841 में रॉस आइलैंड पर एक्टिव वोल्केनो माउंट एरिबस को देखने वाले पहले व्यक्ति बने और उन्होंने रॉस सी की भी खोज की। रॉस आइस शेल्फ, जिसे विशाल फ्लोटिंग आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है, अब विश्व की सबसे बड़ी आइस शेल्फों में से एक है। रॉस की यात्रा के दौरान इसका मैपिंग किया गया और इसके ऑब्जर्वेशन से बनी मैप फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस के लिए बेहद उपयोगी होंगे। अन्य देशों ने अंटार्कटिका में रुचि दिखानी शुरू कर दी। 1837 में फ्रेंच एक्सप्लोरर जूल्स डू मॉन्टियविल ने एक एक्सप्लोर चलाया, जिसमें एडली कोस्ट की खोज की गई, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी एडली के नाम पर रखा।
अमेरिकन नेवल ऑफिसर चार्ल्स विल्क्स ने 1838 से 42 तक इसी तरह के अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें अंटार्कटिक कोस्ट के कुछ हिस्सों का मैप किया गया। 20th सेंचुरी के आरंभ में अंटार्कटिका नए एक्सप्लोरर्स का केंद्र बन गया, जिसे हेरोइक एज ऑफ अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस अवधि के दौरान बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट थे, जिन्होंने अंटार्कटिका में 2 एक्सप्लोरेशंस किया था। उनके पहले एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी एक्सपीडिशन ने न केवल महान साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज हासिल की, बल्कि पिछले अन्वेषणों की तुलना में दक्षिण की ओर भी आगे बढ़े। हालांकि स्कॉट के दूसरे प्रयास टेरा नोवा एक्सपीडिशन ने हिस्ट्री में उनकी प्रसिद्धि को पुख्ता कर दिया। स्कॉट्स एम्बिशन साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने की थी, लेकिन उन्हें नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड अमंडसेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। एमंडसन ने शुरू में नॉर्थ पोल की खोज करने का इरादा किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रॉबर्ट पेरी 1909 में वहां पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने अपना ध्यान साउथ पोल पर केंद्रित कर दिया। साउथ पोल तक पहुंचने की दौड़ में अमुंडसेन की टीम ने डॉग स्लेड्स किया और एक सटीक मार्ग का उपयोग करते हुए दिसंबर 14, 1911 को डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले पहले ह्यूमन बने। स्कॉट्स एक्सपीडिशन के 1 महीने बाद जो लोग जनवरी 17, 1912 को साउथ पोल पर गए, उन्हें नॉर्वेजियन फ्लैग देखना चाहिए। दुख की बात है कि स्कॉट और टीम सभी की वहां एक त्रासदी में मृत्यु हो गई। इस हेरोइक एज ऑफ अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के दौरान मानवता ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उल्लेखनीय सहनशीलता का प्रदर्शन किया तथा दुख और सफलता दोनों का अनुभव किया। हेरोइक एज के बाद अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन का ध्यान एडवेंचर कारनामों से हटकर साइंटिफिक रिसर्च पर फोकस हो गया। यह यूनिक कॉन्टिनेंट एक नेचुरल लैबोरेटरी के रूप में उभरा, जो पृथ्वी की क्लाइमेट, इकोसिस्टम्स और जियोलॉजिकल फीचर्स की जांच के लिए आदर्श था। इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 1957-58 अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस युग में 12 देशों के साइंटिस्ट्स ने कॉन्टिनेंट भर में 50 से अधिक रिसर्च सेंटर्स स्थापित करने के लिए एक साथ आए और विभिन्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। आज अंटार्कटिका में विभिन्न देशों द्वारा संचालित अनेक रिसर्च स्टेशंस हैं, जहां साइंटिस्ट्स विभिन्न प्रकार के रिसर्च में लगे हुए हैं। दुनिया के सबसे निचले हिस्से में स्थित आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका आश्चर्य, रहस्य और अन्वेषण का स्थान है। अंटार्कटिका ने हमेशा हमारा ध्यान खींचा है। टेरा ऑस्ट्रेलिस की प्रागैतिहासिक कहानियों से लेकर हेरोइक एज के हेरोइक एक्सपीडिशंस तक, अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजों से लेकर लोकप्रिय संस्कृति में इसके प्रतिनिधित्व तक।